से। पहली बार YouTube पे SBI PO का बदला हुआ रूप। थकना नहीं है, देखो आपके सर नहीं थके यार, सर नहीं थके, ध्यान रखना, ठीक है? तो तुम लोग थकना मत। चेक कर लेना ऑपरेशन विजय के माध्यम से SBI PO को ताबड़तोड़ फोड़ने के लिए अड्डा 24/7 कमर कस चुका है। ये वृंदावन पाप पुण्य का गठबंधन, आग में पग पग चला है जो वही टगर है उसका प्रस्थान। अधिकारी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में प्रोमो देखा ही है, SBI PO आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है और ऐसे में उससे एक दिन पहले क्यों ना आपके लिए मेरे दोस्त पेपर की तैयारी बेहतरीन कराते हुए एक गेस्ट पेपर डिस्कस किया जाए। और गेस्ट पेपर भी मेरे भाई वैसा नहीं जैसा कि नॉर्मल आप लोगों को मेरे दोस्त मॉक देखने को मिलता है, यहां पर उसकी चर्चा की जाएगी जो कि आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो आज यानी कि 9 बजे मेरे भाई आप लोगों को इस सेशन के बाद, उसके बाद एडिटोरियल के बाद उस सेशन में जुड़ना है, और जिसमें कि आपके लिए शांतनु सर, संतोष सर, सौरभ सर एक बेहतरीन पेपर लेकर आए हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो आज हम लोग मेरे दोस्त आज ऑफिस से ही हैं, सभी लोग ऑफिस स्टूडियो से, तो आपको अभी रूबरू सबसे हम लोग कराते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। मुद्दे की बात पे आते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद मोटिवेशनल कोट। आज का कोट काफी प्यारा है, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज। देखो, हर सवाल का जवाब आपके पास होता है, वो अलग बात है सही होता है कि नहीं होता, लेकिन आपके पास हर सवाल का जवाब जरूर होता है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि जीवन में जब आप शुरुआत करते हैं ना, तब भी आपके जीवन में चैलेंजेस रहते हैं, जब आप जीवन का अंत करते हैं शायद तब भी जीवन में चैलेंजेस रहते हैं। तो चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है, और लाइफ तभी बेहतरीन है जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस जितने ज्यादा बेहतरीन होंगे उतने ज्यादा स्ट्रांग आप बनते हैं। इस बीच बस खुद से एक बात हमेशा आप कहते रहा करिए कि यस आई एम अ वॉरियर, यस आई एम अ वॉरियर, आई कैन फाइट, आई कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, यस आई कैन फाइट, आई कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। मैं फाइट कर सकता हूं, मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूं। देखो दोस्त, हमेशा आप देखेंगे अक्सर लोगों के पास एक्सक्यूज तो होते हैं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है इसलिए मॉक नहीं दे पा रहा, मेरे घर में स्पेशल एक जगह नहीं है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। और बहुत बार आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिमिलर कंडीशन के होते हैं, वो कुछ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के लिए वो एक्सक्यूज है, किसी के लिए मेरे दोस्त वो एक आधार है कि नहीं मुझे कुछ पाना है, इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। वही मैं आपको बोलता हूं, जिस परिस्थिति में आप अभी हैं वो मेरे भाई परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज मेरे भाई, कुछ भी परमानेंट नहीं, सब बदलेगा। ऊपर वाले पे मेरे दोस्त भरोसा रखिए, अपने प्रयासों को लगातार करते रहिए, राधे राधे करते रहिए, जय श्री राधे करते रहिए, जीवन निश्चित तौर पर परिवर्तित होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ये आप लोगों के लिए मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा 7 मार्च सुबह 9 बजे। ओके, यानी कि आज की बात हो रही है। पहला सवाल आपके सामने, गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, नहीं, सब सेट है, यस सब सेट है। मैं 50 MCQs लेकर आया हूं, ओके, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सेबी चेयरपर्सन। सेबी के चेयरपर्सन बने, फटाफट आंसर करिएगा मेरे भाई, फिर न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, यहां पर देखें तो यहां पर तुहिनकांत पांडे साहब को 11th चेयरपर्सन बनाया गया सेबी का, ये करेक्ट है। इन्होंने माधवीपुरी बुच को सक्सीड किया, वो करेक्ट है। माधवीपुरी बुच फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन थी, ये करेक्ट है। पांडे साहब सेक्रेटरी रहे दीपम में, ये करेक्ट है मेरे भाई। ओके, और यहां पर ये हिज टेनर वाज सेबी चेयरपर्सन इज फॉर 5 ईयर, नहीं भाई, ये 3 सालों के लिए, ये 3 सालों के लिए। पांडे वॉज सर्विंग एज द सेक्रेटरी ऑफ दीपम, तो अपना राइट आंसर जो बनेगा, ओके 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 ओके, ये दीपम के नहीं मेरे भाई, इससे पहले ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे और फाइनेंस सेक्रेटरी थे। ओके, ये इस पोस्ट पे आने से पहले, सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे और फाइनेंस सेक्रेटरी थे। पांडे वॉज सर्विंग एज अ सेक्रेटरी ऑफ दीपम, ये मेरे दोस्त रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अपना पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा करेक्ट। अगला सवाल, फरवरी 2025 में वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसने की, जहां पर अभी उड़ान यात्री कैफे को इनॉग्रेट किया गया है? उड़ान यात्री कैफे को इनॉग्रेट किया गया, फटाफट इसका आंसर करिए।
उड़ान यात्री कैफे को, जो वहां के मतलब सिविल एविएशन मिनिस्टर नहीं है, सिविल एविएशन मिनिस्टर नहीं है मेरे भाई, राम मोहन नायडू साहब, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ओके चलो, पहला कहा रहा था, फर्स्ट रहा था सर कोलकाता में, फर्स्ट रहा था कोलकाता में। कोलकाता आपका मेरे भाई हुगली नदी के किनारे बसा है, इसको भी याद रखना। राइट आंसर यहां पर बनेगा चेन्नई। ओके चेन्नई। अगला सवाल देखिएगा, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा जिसने प्रॉस्पेरा एनआरई सेविंग अकाउंट लॉन्च किया एनआरआई के लिए? फेडरल बैंक मेरे भाई, फेडरल बैंक। ओके, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर केरल में है, केरल के कोच्चि में है मेरे भाई, और कोच्चि में भी कहां पर है इसका? अलुवा में। ओके, अलुवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला सवाल देखिएगा, वो बैंक कौन सा है जिसने अभी सीबीडीसी बेस्ड लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम, फटाफट फटाफट आंसर करिए, हिंदी में पढ़ाइए सर। मम्मी क्या हम क्या मतलब हम क्या जापानी में पढ़ा रहे हैं क्या? उआ पुआ टुआ है क्या? चाइनीज में पढ़ा रहे हैं? चाचा पूपू है भाई, हिंदी में ही तो पढ़ा रहे हैं। ये कौन सा मेरे दोस्त? बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? द ग्रेट सचिन तेंदुलकर साहब। ओके, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर साहब। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है जिसने 200 मिलियन यूएस डॉलर का लोन यहां पर अभी कमिटेड किया है? किसके लिए? कोलकाता में अर्बन सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए। कोलकाता में अर्बन सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए फटाफट फटाफट आंसर करिए मेरे भाई, स्पीड से बताइए, फटाफट से आंसर बताइए। आंसर बनेगा यहां पर मेरे दोस्त एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का हेडक्वार्टर मेरे दोस्त मनीला में है। ओके, फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 69 कंट्रीज इसकी मेंबर है। जो 69th कंट्री है वो इजराइल है। ओके, इजराइल। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसद सुगु असकावा इसके प्रेसिडेंट थे 10वें नंबर के, इनकी जगह पे 11वें नंबर के कोई बन गए हैं, और वो भी जापान से ही है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? फटाफट से आंसर करिए मेरे दोस्त। अगला सवाल देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है मेरे भाई? नेशनल साइंस डे के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? इधर 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 इधर। ओके, सो इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 28th ऑफ फेब, ये अपना करेक्ट है मेरे भाई। ओके, टू ऑनर दी सीवी रमन इफेक्ट। ओके, रमन इफेक्ट जो है, ओके, उसके सम्मान में, सीवी रमन इफेक्ट के सम्मान में मेरे भाई। ओके, सिंपल शब्दों में सीवी रमन साहब का जो रमन इफेक्ट है 1928 उसके सम्मान में। सीवी रमन वॉन द नोबेल प्राइज इन 1930, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द साइंस नोबेल, ये करेक्ट है। द फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे वाज इन 1987, थीम फॉर 2025 एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो पहला, दूसरा और चौथा अपना करेक्ट है मेरे भाई, है ये सारे करेक्ट है। और भाई आज तो मुझसे ही गड़बड़ हो रही है। 1987 ये सारे करेक्ट है मेरे दोस्त, 1987। ओके, 1987। सर मैं आज से जीके पढ़ रहा हूं, कहां से शुरू करूं? थोड़ा आइडिया दे दो सर प्लीज, गाइज नीड सजेशन। बेटा यहीं से पढ़ो, और कहां से पढ़ोगे? अगला देखिएगा, नेक्स्ट वेयर वॉज सेकंड सिमोलू फेस्टिवल होस्टेड? याद, ये तो बहुत इजी है, नगांव। ओके, नागांव मेरे भाई, नागांव में यहां पर सेकंड सिमोलू फेस्टिवल रहा था। अगला सवाल, वो कौन सी टीम है जिसने एलिमिनेट किया था इंग्लैंड को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से? ये भी बड़ा इजी है, अफगानिस्तान मेरे भाई। ओके, अफगानिस्तान। अगला, नासा का जो लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में से कौन सा करेक्ट है मेरे भाई? बताइए। फटाफट फटाफट इसका आंसर करिए।
लूनर ट्रेलब्लेजर वाज लॉन्च बाय दी स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ओके फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, ये अपना करेक्ट है। मिशन का उद्देश्य क्या है? वाटर रिसोर्सेज को मैप करना, मून पर स्पेशली जो परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स है वहां की बात की जा रही है। प्राइमरी पेलोड ऑफ लॉन्च वाज नासा लूनर ट्रेलब्लेजर स्पेसक्राफ्ट, ये सेकेंडरी था। प्राइमरी मेरे दोस्त कुछ और था, जरा मेरे को आंसर करिए प्राइमरी क्या था। स्पेसक्राफ्ट वाज बिल्ट बाय लॉकहीड मार्टिन एंड वेट अबाउट 200 केजी, ये लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया है। यहां पर एक के साथ जा रहे हो, 1 2 4, ठीक है। इसका मेरे दोस्त प्राइमरी पेलोड लॉन्च का क्या था? प्राइमरी पेलोड नासा का लूनर ट्रेलब्लेजर स्पेसक्राफ्ट कह रहे हैं कि ये प्राइमरी पेलोड था, ये सेकेंडरी रहा था। प्राइमरी क्या था? राइट आंसर बनेगा पहला, दूसरा और चौथा मेरे भाई। ओके, अगला सवाल देखिएगा। वो फिल्म कौन सी है जिसने अभी जीन हैकमैन एंड एकेडमी अवार्ड जीता फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर? अबे लूनर कैंडर नहीं, लूनर लैंडर लूनर कैंडर नहीं, लूनर लैंडर प्राइमरी पेलोड था, ठीक है। मतलब यहां पर सवाल यह है कि जो ये जीन हैकमैन है इनका निधन हो गया, ओके। जीन हैकमैन को किस मूवी के लिए अकेडमी अवार्ड दिया गया था? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मेरे भाई अकेडमी अवार्ड, इनका निधन हो गया अभी। तो इस मूवी का नाम है अनफॉरगिवन, ओके, अनफॉरगिवन। अगला देखिएगा, वो सोवियत चेस ग्रैंड मास्टर कौन है जिनको कि इनकी हिस्टोरिक लॉस के लिए जाना जाता है? ठीक है, बॉबी फिशर से जो इनकी हार रही थी 1972 में, उसके लिए जाना जाता है और इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या है मेरे भाई? इनका नाम बोरिस स्पासकी, ओके, बोरिस स्पासकी मेरे दोस्त, बोरिस स्पासकी। वो कंपनी कौन सी जिसने पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया है? ऑसिलॉट, ये तो इजी है मेरे दोस्त, ठीक है। AWS याद रख लो, Amazon याद रख लो, याद रहेगा मेरे भाई। Amazon वेब सर्विसेज, इस कंपनी ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया, ऑसिलॉट। ओके, अगला सवाल देखिएगा। हु ऑथर्ड द बुक शूटिंग स्ट्रेट, अ मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम के नानावती, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अर्जुन सुब्रमण्यम, ओके, अर्जुन सुब्रमण्यम, इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया। अगला सवाल, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? इंडिया का जो रीजनल जीडीपी रहा है वो 6.2% रहा है क्वार्टर नंबर 3 में, ये अपना करेक्ट है 24-25 के लिए। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है मॉस्पी, इसने यहां पर सेकंड एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया था, ये करेक्ट है। इंडिया का रियल जीडीपी के लिए कह रहे हैं कि ये 6.5% रहेगा 24-25 के लिए, ये क्वार्टर 3 का डेटा है, ये कंप्लीट 24-25 का प्रोजेक्शन है। और आगे इन्होंने बोला कि जो ये नाम मात्र का जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, ये 9.9% की दर से ग्रो करेगा। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। ये कह रहे हैं कि यहां पर आरबीआई जो है वो रेस्पॉन्सिबल है जीडीपी का एस्टिमेट पब्लिश करने के लिए। नहीं भाई, ये जीडीपी का डेटा जो देता है वो एनएसओ देता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा अपना करेक्ट है, यानी ए आंसर अपना करेक्ट बैठेगा मेरे भाई। अगला देखिएगा, ठीक है। इंडिया का कोर सेक्टर ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? कोर सेक्टर ग्रोथ, ये भी इजी है, इसका भी आंसर कर लोगे, फटाफट करिए मेरे भाई। ओके, सो ये कह रहे हैं कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है उनकी ग्रोथ रेट रही थी 4.6% जनवरी में, ठीक है, जिसमें सीमेंट और रिफाइनरी प्रोडक्ट ने इसको लीड किया था, तो ये करेक्ट है। क्रूड ऑयल 1.1, मतलब टोटल 8 में से 6 तो पॉजिटिव रहे, ठीक है, 2 यहां पर थी जिनमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, नेगेटिव रहे थे। और यहां पर क्रूड ऑयल में 1.1% माइनस में, नेचुरल गैस में 1.5% माइनस में, ये वो सेक्टर से जो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। 8 कोर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आईआईपी में इनकी जो वेटेज है वो 40.27% है, ये भी अपना करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कोर इंडस्ट्री में ऑयल सीड और ऑटोमोबाइल आते, ये नहीं आते हैं दोस्तों। पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट और तीसरा करेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला सवाल देखिएगा,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईपीएफओ एंड ईपीएफ इंटरेस्ट रेट। नाइस। ईपीएफओ एंड ईपीएफ इंटरेस्ट रेट के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? ये थोड़ा इसलिए फंस सकता है कि इसमें ईपीएफओ के फैक्ट है, करंट अफेयर्स के साथ इसमें स्टैटिक भी ऐड कर दिया है, अदरवाइज इस न्यूज में कुछ है नहीं है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, तो यहां पर मेरे दोस्त सारे करेक्ट हैं आपके, एक भी इनकरेक्ट नहीं है। ये स्टैटिक फैक्ट ईपीएफओ 4 मार्च 1952 को बना था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत है। ईपीएफओ और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस दोनों ही सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फरवरी 2023 की घटना यह है कि ईपीएफओ ने ईपीएफ इंटरेस्ट रेट जो था वो 23-24 में 8.25% कर दिया था, जो कि 22-23 में 8.15, तो 8.15 से 8.25 हुआ। अब रिटेन किया, आपको ना बढ़ाया ना घटाया है, अब रिटेन किया, तो राइट आंसर बन जाएगा मेरे भाई ये भी। ओके, अगला सवाल देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेरे दोस्त, निम्न स्टेटमेंट को देखिए और बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। मेरे हिसाब से तो ये सारे करेक्ट है कि सेबी ने एक बॉन्ड सेंटर लॉन्च किया, सेंट्रलाइज कॉर्पोरेट बॉन्ड डेटाबेस है। इसको ओबीपीपी एसोसिएशन ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर बनाया। इन्वेस्टर अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड को गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जो अदर इंडाइसेस है उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर तो हिंदकांत पांडे साहब चेयरपर्सन है सेबी के, तो ये ऑल ऑफ द अबव मेरे भाई, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अगला देखिएगा, इंडिया ने रिसेंटली $75 बिलियन का अभी एक बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इसको रिन्यू किया। किस देश के साथ? तो जापान के साथ इसको रिन्यू किया गया। किसके साथ मेरे भाई? जापान के साथ। ओके, अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। आरबीआई ने अभी 66.60 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एचएसबीसी के ऊपर। रीजन क्या क्या है? तो ये रीजन यहां पर देखो सारे के सारे हैं। आउटसोर्सिंग ऑफ एएमएल अलर्ट डिस्पोजल, ओके, फेलियर टू रिपोर्ट अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर, ओपनिंग सेविंग अकाउंट फॉर इनएलिजिबल एंटिटीज, ऑल ऑफ द अबव। यहां पर सारे आंसर मेरे दोस्त, सारे ये रीजन है जिनकी वजह से पेनल्टी लगाई गई। आरबीआई ने 33.10 लाख रुपीस की पेनल्टी आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस के ऊपर भी लगाई थी। ये सारे रीजन है उसके भी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट लोन डिसबर्समेंट से पहले चार्ज करना, मिसक्लासिफिकेशन करना एनपीए का एज अ स्टैंडर्ड असेट, ठीक है, एनपीए क्लासिफाई ही नहीं करना यहां पर, और मल्टीपल कस्टमर आईडी देना बजाय यूनिक आईडी के। तो यहां पर ये सारे अपने राइट आंसर बनेंगे मेरे भाई, ऑल ऑफ द अबव। ओके, वो नॉर्वे की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी है जिसने अभी पार्टनरशिप करी है टीसीएस के साथ 5 सालों के लिए? तो डीएनबी बैंक एएसए। ओके, डीएनबी बैंक एएसए, ये तो सब याद होने लगे होंगे मेरे भाई। वो सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जिसका नाम है जहान ए खुसरो, ओके, अभी इसको याद रखना मुजफ्फर अली के द्वारा फाउंड किया गया था, और ये हर साल ये सेलिब्रेट होता है। और ये किस व्यक्ति की डेथ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट होता है? ओके, एक लीजेंडरी सूफी पोएट है, इनका नाम है अमीर खुसरो। ओके, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अगला देखिएगा, नीति आयोग ने एक नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इन विच स्टेट? मे बी मिजोरम, नहीं, राइट आंसर मिजोरम मेरे भाई। वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी जिसने मेटा के साथ पार्टनरशिप करी व्हाट्सएप बेस्ड सिटीजन सर्विसेज लॉन्च करने के लिए? महाराष्ट्र ने मेरे दोस्त ही लॉन्च करी। ओके, व्हाट्सएप बेस्ड सिटीजन सर्विसेज लॉन्च करने के लिए। ओके, अगला सवाल देखिएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जिसने इंडियन आर्मी के साथ एक समझौता किया 130 फीट लॉन्ग सिंगल लेन मॉड्यूलर ब्रिज बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में? बताइए मित्रों, फटाफट आंसर करिए इसका। मॉड्यूलर ब्रिज बनाने के लिए किस संस्था ने यहां पर समझौता किया? ओके, इसका तो मेरे को आंसर ही नहीं पता है। जीआरएससी, लेट्स सी, जीआरएससी, हाँ जी, जीआरएससी इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई कोलकाता में, ओके। नेक्स्ट, वो रिनाउंड इंडियन एक्टर कौन है जिनको कि उड़िया और बंगाली सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है, जिन्होंने 135 से ज्यादा उड़िया फिल्म में काम किया है? ठीक है, उत्तम मोहंती, प्रशांता नंदा, मिहिर दास, सिद्धांत महापात्रा या विजय मोहंती? बताइए मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट बताइए। शुभम सर कह रहे हैं भाई कहां से क्लास ले रहे हो?
अरे शुभम सर, ऑफिस से क्लास ले रहे हैं मेरे भाई, सुबह 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 उठवा दिए, जल्दी जल्दी भागना पड़ा यहाँ आने के लिए। आज स्पेशल क्लास का मतलब ही है मेरे भाई, ऑफिस से क्लास लेनी है। मैंने कहा स्पेशल कैसे बनाई जाए, मैंने कहा रिवीजन करते हैं इस वीक का पूरा। ठीक है, राइट आंसर क्या बता रहे हो यहाँ पर? उत्तम मोहंती। अच्छा, उत्तम मोहंती राइट आंसर। ओके, अगला, वो ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर कौन है जो जिनका भी निधन हो गया है मेरे भाई, और देहांत से पहले वो 98 वर्ष 13 दिनों की उम्र, मतलब इनकी एज इतनी थी। ठीक है, 98 वर्ष 63 दिन, और वो एक ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर थे। रॉन ड्रैपर, नील हार्वी, एलन डेविडसन, या फिर लिंडसे क्लाइन, ओके, या फिर पीटर मैन। ये रॉन ड्रैपर मेरे भाई। ओके, अगला, व्हाट इज द टाइटल ऑफ नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी ऑटोबायोग्राफी? यार दिया सलाई। ओके, दिया सलाई। अब तो ये रेडी गया होगा मेरे भाई, दिया सलाई। नेक्स्ट, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के कॉन्टेक्स्ट में ये रिपीट हो गए क्वेश्चंस, ये रिपीट हो गए। हाँ, रिपीट हो गए। आज एक्चुअली मैं सुबह पीपीटी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था। हाय हाय हाय, हाँ, यहां से शुरू करते हैं। ये अपना ये है। ओके, ये कल के क्वेश्चन है, कल की जो न्यूज रही थी उन पर बेस्ड सवाल है, इनको देखते रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है कि 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाया जा रहा है फ्रॉम सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ, और इसकी टोटल कैपिटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कैपिटल कॉस्ट कितनी है, फटाफट बताइए मेरे भाई, टोटल कैपिटल कॉस्ट कितनी है? चार हजार 81 करोड़ रुपए। ओके, 4081 करोड़। अगला सवाल देखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया 12.4 किलोमीटर का रोपवे बनाया जा रहा है गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहेब जी तक। ओके, पर्वतमाला परियोजना के तहत। टोटल कैपिटल कॉस्ट इसका कितना है? टोटल कैपिटल कॉस्ट इसका कितना है मेरे भाई? ओके, 2730 करोड़। ओके, 2730 करोड़। अगला, इंडिया का जो चीता री इंट्रोडक्शन प्लान है, इसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? इसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? यहां फंस सकते हो। क्या फंसोगे? मैंने क्वेश्चन गलत फ्रेम कर दिया है। इसमें 2 3 4 क्यों चल रहा है मेरे भाई? मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन बना दिया। चलो ठीक है, फिर भी कोई नहीं, गलत नहीं है। आपको कौन सा पता है कौन सा सही है यहां पर? ऑल, ये क्वेश्चन खुद में सवाल का जवाब है मेरे भाई, खुद में सवाल का जवाब है। ऑप्शन के बेसिस पे निकाल लोगे। देखो, अफ्रीकन चीता वर रीइंट्रोड्यूस इन कूनो नेशनल पार्क इन 2 बैचेस, सितंबर 2022, सितंबर 2023। दूसरा करेक्ट है। अब दूसरा करेक्ट है तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एज पर द एक्शन प्लान अराउंड 50 चीता विल बी ब्रॉट फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्री टू वेरियस नेशनल पार्क ओवर द 5 ईयर। तो ये भी करेक्ट हो गया, दूसरा और चौथा करेक्ट है। तो दूसरा चौथा करेक्ट है, दूसरा चौथा करेक्ट है तो मेरे भाई, अच्छा अभी तो सारे ऑप्शन सेट चल रहा है। ठीक है, गांधी सागर सेंचुरी इज लोकेटेड इन गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट। अब ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। गांधी सागर सेंचुरी ये आपकी मध्य प्रदेश में है मेरे भाई, तो ये अपना एलिमिनेट हो गया, ये अपना करेक्ट हो गया। आफ्टर कूनो नेशनल पार्क चीता रीइंट्रोडक्शन विल बी एक्सपेंडेड टू बंसी ग्रासलैंड इन गुजरात एंड गांधी सागर सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है। 1 2 4, 1 2 4। ओके, 1 2 4 मेरे भाई, क्लियर। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाटा मोटर्स हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल इन इंडिया। टाटा मोटर्स का जो हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? आपकी मेंस की क्लास कहां है बेटा? 10 तारीख से शुरू हो रही है। वैसे तो मेंस की क्लास में हर महीने पढ़ा रहा हूं, मंथली करंट अफेयर्स चल रहे थे, डेडिकेटेड बैच जो शुरू हो रहा है वो। सुदर्शन बैच शुरू हो रहा है दोस्त। आपको करना क्या है? आपको ज्वाइन करना है वॉरियर प्रो बैच। वॉरियर प्रो बैच में जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े, वो 10 मार्च से शुरू हो रहा है मेरे दोस्त। सुदर्शन बैच ये आपको करना है। आप अलग से भी ले सकते हो, सुदर्शन बैच 700 का पड़ेगा, बट आई विल सजेस्ट वॉरियर प्रो लो। ये आपको 24 महीने वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। पहले तो डबल वैलिडिटी है, प्लस यहां पर आपको 1562 की जगह ये 1420 का मिल रहा है, और इवन ये भी रिफंडेबल है। अभी तक सिर्फ बैंक महापैक पर ये था कि सिलेक्शन के बाद आपको 100% उसकी फी रिफंड कर दी जाती है। ओके, अब अगर आप वॉरियर प्रो बैच पढ़ रहे हैं और इसके पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपके मेरे दोस्त 100% फी रिफंड की जाएगी, 100% फी। इसके लिए आपको कोड यूज करना है Y168, देन मेरे दोस्त आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यहां पर क्या, टाटा मोटर्स ने इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक ट्रायल लॉन्च किया था कंट्री के नेट जीरो एमिशन गोल को सपोर्ट करने के लिए। 2070 तक ट्रायल फेज जो रहेगा वो 24 महीने रहेगा। 16 हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल से इनको डिप्लॉय किया जाएगा। ट्रायल्स आर बीइंग फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। नो मेरे भाई, नो 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 नो, अंडर द फास्ट ये फेम स्कीम। नो भाई, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत था। ओके, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च इन 2023, और इसका एम क्या है? यहां पर क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, और 19,744 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं 29 से 30 तक के लिए। ओके डन सर। फी हो या ना हो, सिलेक्शन हो जाए बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, चलो यहां पर आंसर बनेगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। डन। नेक्स्ट, इंडिया और नेपाल के बीच में अभी एक समझौता हुआ है किस सेक्टर में कोऑपरेशन को एनहेंस करने के लिए? किस सेक्टर में कोऑपरेशन को एनहेंस करने के लिए? 3 सवाल और उसके बाद फिर न्यूज पे आ रहा हूं, फिर तब आ जाएगा। ओके, आ जाओ इधर आओ, आइए ना, कहां जा रहे हैं आप? हमारे श्री 1,01,000 संतोष सर पधार चुके हैं। वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, लेकिन असल में मुख्यमंत्री यही हैं। श्री 1,01,000 संतोष सर के लिए मेरे दोस्त तालियां तालियां तालियां। ये न्यूज पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर आंसर बनेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2, वाटर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, वाटर सैनिटेशन वेस्ट वॉश के क्षेत्र में। अगला सवाल, अभी ब्लू घोस्ट जो एक प्राइवेट लूनर लैंडर रहा है, इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वो जो था वो फेम स्कीम नहीं था वहां पर, ठीक है, वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी था। असल में संतोष सर ने वादा किया है कि मैं अब गुड़गांव ही शिफ्ट हो रहा हूँ, अभी आने जाने की परंपरा वो खत्म करना है। एक्चुअल में उनको फ्लाइट में अब बैठने में डर लगने लगा है, तो अब वो कह रहे नहीं मैं अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगा वहाँ। भाभी भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, इनके जितने परिवार है सब आ रहे हैं। तो पूछ रहा है क्या वो यहाँ वहाँ से कोई? हाँ पूछ रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे संतोष सर कहाँ है। सर आप बोल रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो? अरे संतोष सर गुरु हमारे मेरे भाई, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ब्लू घोस्ट ऐसे देखो मजाक हो सकता है, बेइज्जती नहीं हो सकती। ब्लू घोस्ट, इस शुभम का मैसेज आया, कह रहा है पहुंच गए क्या ऑफिस? भाई ऑफिस से क्लास ले रहे हो क्या? ब्लू घोस्ट एक प्राइवेट लूनर लैंडर है, डेवलप किया है फायरफ्लाई एरोस्पेस ने, दैट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून कैरिंग नासा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। नासा के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को लेकर गया था, फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, इसने जो मैरिक्रिसियम रीजन है मेरे भाई, मैरिक्रिसियम रीजन है उसको टारगेट किया था, ये भी करेक्ट है। ब्लू घोस्ट इज अ पार्ट ऑफ नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम। क्या ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पार्ट है मेरे भाई? नो। तो ये बताइए ब्लू घोस्ट किसका पार्ट है दोस्त?
ठीक है, यहां पर क्या एम है टू सेंड एस्ट्रोनॉट बैक टू द मून मेरे भाई, ये इनकरेक्ट है। फायरफ्लाई एरोस्पेस इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू अचीव द सॉफ्ट लैंडिंग, ये अपना करेक्ट है, पहला दूसरा और चौथा करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। आखिरी 2 सवाल और फिर उसके बाद न्यूज पे आते। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात, उसके बाद संतोष सर पे आते हैं, फिर संतोष सर के बाद न्यूज पे आएंगे मेरे भाई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? फटाफट फटाफट इसका आंसर करिए मेरे भाई। श्री बाके बिहारी सेकंड एडिशन जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का वो नई दिल्ली में होगा। फाइन 1230 पैरा एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे, करेक्ट है। फुटबॉल मेरे दोस्त KIPG 2025 का भाग था, नहीं फर्स्ट एडिशन का भाग था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। KIPG 2025 फर्स्ट नेशन इवेंट होगा कंडक्टेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहीं भाई विंटर गेम्स भी तो है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा अपना यहां पर करेक्ट है। राइट आंसर इज फर्स्ट एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरे दोस्त। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेबी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, सेबी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? निम्न में से कौन सा करेक्ट है मेरे भाई? सर एक बार आमिर को और एक बार वो, जब तक आप बच्चों से बात करेंगे तब तक। यहां पर अपना 1 2 4 करेक्ट है, ये इसका आंसर तुम दे नहीं पाओगे क्योंकि कल मैंने पढ़ाया नहीं था। ओके, मुद्दे की बात पे आते हैं। यहां पर कोलंबो पोर्ट पे कौन सा शिप गया? INS कुठार गया है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जिसने अभी रिटायरमेंट ले लिया? स्टीव स्मिथ है मेरे भाई। ओके, टेबल टेनिस प्लेयर कौन सा जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो ये अपना आंसर बनेगा यहां पर ए शरद कमल। ओके, राइट आंसर ये है। सर इधर आ जाइए, अब आप आइए सर, पधारिए। सर माइक दे दिया जाए हमें। सर 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 सब आप ही कैसे, फिर आज की न्यूज़ पे बढ़ते हैं। देख रहे हो प्यार, देख रहे हो, है ना? सुबह सुबह खींच लाए है ना, प्यार देख रहे हो? स्टूडियो से ले रहे हैं क्लास, स्टूडियो से। भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जिस मकसद से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सुबह 6 बजे से नवनीत सर के सेशन में, फिर 7 बजे से आशीष सर के सेशन में, जिस तरीके से आप लोग सब यहाँ हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए है, उसी ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता कुछ ये आपको दिख रहा होगा, जिसके बारे में आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे SBI PO प्रीलिम्स के सेशन की, है ना। कल SBI PO प्रीलिम्स का पहला दिन है, 8 मार्च शुरू हो रहा है। जिस तरीके से आप सब लोगों ने हमारा SBI क्लर्क में साथ दिया था, एक हिस्ट्री हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था, उसी तरीके से फिर से एक हिस्ट्री क्रिएट करने का वक्त आ चुका है SBI PO की। अगर हम लोग बात करें तो आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, हम दोनों की मेहनत जो है वो कितनी ज़्यादा रंग लाई है, इन सब का जो है वो जो कहता है ना कि डिसीजन, वो कल 1 घंटे के अंदर जो है वो यहाँ पे होने वाला है। और इसकी पूरी तैयारी भी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। नया पैटर्न है, तो नए पैटर्न में बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें ना हो, क्योंकि एग्जैक्ट पैटर्न की अगर हम लोग बात यहाँ पे करें हैं तो मैथ्स और रीजनिंग में आपके क्वेश्चंस कम हो चुके हैं, इंग्लिश में बढ़ चुके हैं, तो प्रोबेबल बहुत ही क्लोज एक जो है वो सेशन क्या हो सकता है, एक पेपर क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग आज 9 बजे से आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं ये रहा SBI PO का गेस्ट पेपर। एग्जाम से पहले बहुत 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 जरूरी है इन क्वेश्चंस को एक बार देखना, नहीं सिर्फ देखना ही नहीं, सॉल्व भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेस्ट पेपर देखना नहीं, हाँ फिर सही है। उसके बाद मैंने बोला है ना कि सिर्फ देखना ही नहीं, उनको सॉल्व करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल, तो आप सब लोग जो है वो याद रखिएगा, आज सुबह 9 बजे जैसे ये सेशन खत्म होगा, उसके बाद याद रखिएगा सुबह 9 बजे के सेशन में आप सब लोगों को आना है। और ये पूरा एक लिंक में आपको चलने वाला है, मतलब ये है
है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक सेशन करने के बाद जो है वो आप सोचने लगे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा एक ही लिंक में ये सेशन आपको चलेगा, सुबह 9 बजे से लेकर के मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश आपको एक ही चलेगी। मतलब पूरी की पूरी एक पेपर आज हम लोग यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बहुत ही क्लोज हूबहू एक पेपर आपको देने की कोशिश हम लोग करेंगे। और साथ में याद रखिएगा कि जितने भी लाइव स्टूडेंट्स हैं, कुछ और भी आपके लिए एक्स्ट्रा पीडीएफ है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नहीं कह रहा इंग्लिश टिप G8 में सेशन में नहीं मिलेगी। हाँ। टिप्स मिलेंगी आपको उसी सेशन में। तो देखो पेपर हो ना हो, इस सेशन को देखने के लिए आपको जाना है मेरे भाई ने बोला ठीक है, भाई का बात को ना नकारना नहीं है। और भाई भी बोल रहे हैं, दद्दू भी बोल रहे हैं, तो अब समझ रहे हो ना मेरे भाई, बड़े भाई उनसे बड़े भाई बोल रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं तो सबको आना, ठीक है। फुल सपोर्ट संतोष सर। एक बार बोल दो मेरे भाई, संतोष सर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब संतोष सर को एक बार मेरे दोस्त वो थम्स अप कर दो फटाफट से, वो आंखों से दिल देते हैं ना सर। हाँ, ये बिल्कुल सब हाँ। दिल दे दो मेरे भाई, दिल दे दो फटाफट से, ठीक है। तो याद रखना। और सर एक बार आप कोशिश फ्री में करिएगा, बिरयानी बांट दो सर। सर आप एक बार कोशिश करिएगा कि जो उसमें सेशन को खुलकर लास्ट की तरफ आप एक बार हाँ, अरे सर बिल्कुल, आप जाइए क्यों, आप बैठिए ना सर, आज बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ सर, आप बैठिए सर। ऑलराइट, तो चलो सर, मिलते नहीं है, बैठिए आप यहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ। ओके चलो, फर्स्ट न्यूज ये है कि मोदी जी को, सर जाइए नहीं, ये गलत बात है, बच्चे फिर आएंगे नहीं, आप आइए सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। असल में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पवित्रा साहब और मार्गेरिटा, ओके, पवित्रा मार्गेरिटा, वो गए थे, उन्होंने मोदी जी के बिहाफ पर इस अवार्ड को रिसीव किया है। ओके, सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर, यार 2 दिन से इनको पढ़ रहे हैं हम लोग, एमसी की फॉर्म में भी पढ़ लिया, डिटेल न्यूज के फॉर्म में भी पढ़ लिया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर पवित्रा मार्गेरिटा, और इनका अभी इन्होंने मतलब एक अवार्ड रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ मोदी जी, और अवार्ड का नाम है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ओके, ये बारबाडोस के जो प्रेसिडेंट है डैम सेंड्रा मैसन, उनके द्वारा दिया गया था। अब मोदी जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है कोविड-19 के दौरान, जो इस देश को सपोर्ट किया था, क्रिटिकल असिस्टेंस दी थी, ठीक है, उसके लिए यहां पर मोदी जी को सम्मानित किया गया। ओके, आगे अब ये कह रहे हैं कि ये सेकंड इंडिया कैरिकॉम जो लीडर समिट रहा था गुआना के जॉर्ज टाउन में, मोदी जी गए थे, याद हो आपको मेरे भाई, नवंबर की बात है, उस दौरान ये अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था। अब फाइनली अवार्ड यहां पर मिल गया है। क्लियर, डन। अगली न्यूज पे आते हैं। एनुअल एक ये एग्जाम का सवाल बनेगा, साहित्योत्सव। ओके, साहित्योत्सव एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि आपका आज से शुरू होने जा रहा है, आज यानी 7 मार्च से ये शुरू होने जा रहा है और ये 12 मार्च तक रहेगा। साहित्योत्सव फेस्टिवल नेशनल कैपिटल यानी कि राजधानी में दिल्ली में मेरे भाई इसको आयोजित किया जा रहा है। तो साहित्य अकेडमी अपना एनुअल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रही है। ओके, और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है, और ये कहां पर होगा, रविंद्र भवन नई दिल्ली। तो वेन्यू क्लियर है, नई दिल्ली। ओके, कौन ऑर्गेनाइज करा, साहित्य अकेडमी ऑर्गेनाइज करा। साहित्योत्सव है क्या, उसका फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जो कि अपने मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, वो इसको इनॉग्रेट करेंगे, आज इनॉग्रेट करेंगे। जिसकी थीम है वो है इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन। ओके, भारतीय साहित्यिक परंपराएं, भारतीय साहित्यिक परंपराएं इसका विषय है। ओके, आगे देखिएगा। भूपेंद्र यादव साहब की बात करें, इन्होंने एक वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 है, इसका उद्घाटन किया था। ओके, इसकी थीम क्या है, इसके भी रिलेटेड पॉइंट है, वो भी समझते हैं। तो भूपेंद्र यादव साहब जो कि अपने एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, इनके द्वारा नई दिल्ली में, ये भी राजधानी में रहा है। ओके, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS 2025। तो टाइटल याद रखो, वेन्यू याद रखो, और किसने इनॉग्रेट किया उतना याद रखो। ओके, इसकी जो थीम थी वो थी पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। देखो, थीम याद करने में सबसे ज्यादा दर्द होता है, एक ऑबिचुरी याद करने में दर्द होता है, डेज याद करने में दर्द होता है, आपको मेरे भाई होता है ना, वैसे थीम याद करने में होता है। तो लंबी लंबी थीमें याद कैसे रखेंगे, एटलीस्ट पढ़ो तो सही, डर के मारे ना पढ़ो तो वैसे ही कुछ याद नहीं हो रहा, एटलीस्ट पढ़ो तो सही, धुंधला धुंधला भी याद होगा, टिक हो जाएगा। अपने को तो राइट आंसर मिलेगा ना ऑप्शन में, अपने को सिर्फ पहचानना है। पहचाननी मतलब सबसे बढ़िया चीज क्या है कि पेपर जो आप देने जा रहे हो उसमें आपको आंसर पहचानना है, आंसर लिख के नहीं आना। और लिख के आना हो तो तब दिक्कत हो रही होती, पहचानने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखकर अरे यार एक बार ऑप्शन मिल गया तो अपन आंसर टिक कर लेंगे, आता है ना ये तरीका। तो ये थीम क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट सॉल्यूशन, और इसको ऑर्गेनाइज किया था टेरिना द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है। किसने ऑर्गेनाइज किया, थीम क्या है, किसने इनॉग्रेट किया, कहां पर इनॉग्रेट किया, आई होप मेरे दोस्त क्लियर होगा। HDFC बैंक ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट HAKK, या तो इसे हक भी पढ़ सकते, प्रोजेक्ट HAKK, किस चीज के लिए, जो इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, तमाम तरीके की सर्विसेज ऑफर यहां पर करने के लिए कोलैबोरेशन किया गया है। तो HDFC बैंक ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसका नाम है हवाई
अनुभवी कल्याण केंद्र। ओके, हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, अनुभवी होगा ये, अनुभवी हिंदी में गलत लिखा है, ठीक है, अनुभवी होगा ये, ठीक है। तो हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, तो एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। ये कहते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स के पेंशनर्स है, वेटरन है, उनकी फैमिलीज है, उनको हम सपोर्ट करेंगे। इवन बैंक इस प्रोग्राम में ये कह रहा है कि सीएससी एकेडमी के साथ मिलकर हम स्किल डेवलपमेंट और जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड करेंगे अक्रॉस दी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डिफेंस सर्विस जो वेटरन है उनको एम्पावर करेंगे और जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको मतलब टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसी रूप से कह रहे हैं कि उनको उनके परिजनों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने में मदद मिलेगी। किसके माध्यम से? ये स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से। ओके, इसका पर्पस क्या है? आई होप मेरे दोस्त वो क्लियर होगा कि बैंक सीएससी एकेडमी के साथ मिलकर क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग अक्रॉस दी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, empowering defense service veterans and next of kin to be financially independent. Nice news मेरे भाई। HDFC बैंक, HAKK, ओके, नाइस। नेक्स्ट, फोन पे ने अभी एक इंश्योरिंग हीरोज करके कैंपेन लॉन्च किया इंटरनेशनल वीमेंस डे के लिए। इंटरनेशनल वीमेंस डे आपका कल है, कल यानी कि 8 मार्च को है। ओके, और फोन पे ने कह रहा है कि भैया हमारा कैंपेन आ गया इंश्योरिंग हीरोज। तो कहते हैं इस इनिशिएटिव के एक भाग के रूप में कंपनी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर करेगा अप टू 30% स्पेशली फॉर अ वीमेन ऑन सेलेक्ट टर्म लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, नॉट रिक्वायर्ड। ये याद रखो और पर्पस याद रखो। फोन पे ने एक इंश्योरिंग हीरोज करके कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें महिलाओं को टर्म लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के ऊपर 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, सेबी वाली न्यूज आगे पढ़ेंगे उसे। दो है सिडबी रिलेटेड न्यूज। सिडबी और फेडरल बैंक ने एक समझौता किया है एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए। ओके, तो यहां पर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल बैंक लिमिटेड, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। सेम समझौता इसी तरीके का आप देखेंगे यहां पर सिडबी ने टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ भी किया है। ओके, किस चीज के लिए? एमएसएमई फाइनेंसिंग को और मजबूत करने के लिए। ओके, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कैपिटल लिमिटेड, ये दोनों पार्टनरशिप किए हैं किस चीज के लिए? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज उनके लिए इनहेंस करने के लिए। तो ये वन लाइनर न्यूज है लेकिन है बहुत रेलेवेंट मेरे भाई, बहुत रेलेवेंट। मतलब ऐसी न्यूज है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। एक बच्चा कह रहा था कि सर आप बोल रहे हो कि यहां से 5-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा तो 40 नंबर का पेपर आएगा, 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैंने कहा भाई एक साल में एक पेपर थोड़ी होता है। मैं बोल रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इसकी इंपॉर्टेंस। अगर ये न्यूज है ना, ये एग्जाम में ना, बैंक एग्जाम में तो खासकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एचडीएफसी ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, फोन पे ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया मेरे भाई, सिडबी ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें घुमा फिरा के देगा ही नहीं मेरे भाई। घुमा फिरा के देगा तो सेबी की वो जो रिपोर्ट पढ़ाऊंगा उसमें दे सकता है मेरे दोस्त, समझ रहे हो? साइंस रिलेटेड न्यूज में दे सकता है, उसमें 4-4, 5-5, 6-6 पॉइंट होते घुमा फिरा के। इसमें तो वन लाइनर है, रट्टा मारो आगे बढ़ो, सिंपल सा है, ठीक है? पर्पस याद रखो। नेक्स्ट, सेबी की जो इनकम है 48% बढ़ गई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। देखो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24, ओके, इस फाइनेंशियल ईयर में सेबी की जो इनकम रही है 2075 करोड़ रुपीस रही है। ये पिछले के कंपैरिजन अगर हम देखें तो 48% की ग्रोथ बता रहा है। लेकिन ये जो इनकम रही इसमें मेन फीस और सब्सक्रिप्शन की बात की जा रही है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की टोटल इनकम में 48% की वृद्धि देखने को मिली। 23-24 में 2075 करोड़ रुपए रही और ड्रिवन बाय दी इंक्रीज अर्निंग फ्रॉम फीस एंड सब्सक्रिप्शन। उसमें भी ये बता रहे कि टोटल इनकम में जो उसको फीस इनकम हुई है वो 1851 करोड़ रुपए रही थी और जो कि पहले इतनी थी वो अब बढ़ गई है मेरे भाई। मतलब पिछले से यहां पर कंपैरिजन किया, जो सेबी की एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसके आधार पर ये रिपोर्ट है मेरे भाई, या उसके आधार पर ये डेटा है। जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ये 192 करोड़ रुपए रहा है। 192 करोड़ रुपए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रहा था। ओके, पहले वो इतना था, ये भी बढ़ गया। जो अदर इनकम थी मेरे भाई वो 18 करोड़ रुपए रही थी। जो सेबी है उसने कहा है कि जो फीस एंड सब्सक्रिप्शन उसके मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। ओके, फीस एंड मेरे दोस्त सब्सक्रिप्शन उसके मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब सबसे ज्यादा पैसा यहीं से आता हुआ हमें दिख रहा है, सबसे ज्यादा पैसा मेरे भाई। आगे ओवरऑल मार्केट रेगुलेटर ये कहता है कि जो टोटल इनकम है वो 2075 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इससे पहले ये 1404 करोड़ रुपए थी। और देखो कंपैरिजन हो गया ना, पहले कितनी थी अब कितनी है और कितने प्रतिशत बढ़ गई है। पहली कितनी थी अब कितनी है और कितने प्रतिशत बढ़ गई है। ओके, अपार्ट फ्रॉम टोटल इनकम, तो टोटल एक्सपेंडिचर, अभी तक इनकम की बात कर रहे थे, टोटल खर्चों की बात कर लेते तो 1006 करोड़ रुपए रहा था इस ईयर के लिए मेरे भाई। प्रीवियस ईयर में ये इतना था 851 करोड़ रुपए।
ओके, तो टोटल इनकम क्लियर है, टोटल खर्चे क्लियर है। सर एक रिक्वेस्ट है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जो रॉन्ग ऑप्शन है ना उसको करेक्ट करके नीचे लिख दिया करो। ओ मेरा बच्चा, आ बेटा बाबू आजा, है आजा जो जो है, आजा आजा बाबू, है इधर लो बाबू, खाना खा लो, आ करो, आ हाँ चाचू ताऊ जो समझो मेरे भाई, आ करो, आ लो 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 लो, उपमा खा लो, लो 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 बेटा, लो लो लो, इडली खा लो, है और दूध पी रहा, दूध लो, ये लो दूध की बोतल मेरे भाई, लो लो दूध पी लो, है हर चीज मतलब स्पून फीडिंग चाहिए है, बिल्कुल हर चीज। कल सेशन हुआ है, आज मैं उस पर एमसीक्यू करा रहा हूं, इतना तो फोकस रहो कि क्यों ये गलत हो रहा है मेरे भाई, है क्यों गलत हो रहा है। जब पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना तब इसका रियलाइजेशन होगा कि हाँ यार अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तब जाके बढ़िया होगा। मैं समझ रहा हूं, आपका पॉइंट भी समझ रहा हूं मैं, आप जो चाह रहे हो कि तुरंत की तुरंत पता चल जाए क्यों ये इनका, यही तो तुम्हें दिमाग लगाना है क्यों इनकरेक्ट है। अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो आज के क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे, कैसे गलत हो सकते हैं, अर्थ ही नहीं बनता मेरे भाई। और अगर गलत हो रहे तो थोड़ा सा मेरे भाई मेरा सलाह होगा कि आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किंजल मैम आ चुकी है, किंजल मैम कह रही सर फटाफट हटो, बस मैं शुरू करने जा रही हूँ। अच्छा नहीं, अरे मैम शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैडम ने बोला है सर आधा घंटे और बढ़ा लो, सर ऐसा भी नहीं है बस मैम खत्म कर रहा हूँ थोड़ी देर। फीफा ने यहां पर कहा है, देखो जो क्लब वर्ल्ड कप है वो यूएसए होस्ट करने जा रहा है, तो यहां पर जो प्राइज मनी रखी है वो 1 बिलियन यूएसए डॉलर रखे, 1 बिलियन। तो क्लब वर्ल्ड कप के लिए फीफा ने प्रॉमिस किया 1 बिलियन डॉलर टोटल प्राइज मनी, 32 टीम के बीच में ये 1 बिलियन यूएसए डॉलर मेरे भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो फीफा ने 1 बिलियन यूएसए डॉलर की प्राइज मनी रखी, टोटल प्राइज मनी 32 टीम के लिए। मेंस जो क्लब वर्ल्ड कप है वो यूएस होस्ट करेगा, सिंपल सी न्यूज है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला जो है वो कनाडा है, यूएसए मैक्सिको होस्ट करने जा रहा है। वो मेन वर्ल्ड कप है, ये क्लब वर्ल्ड कप है, इसमें क्लब पार्टिसिपेट करेंगे, वहां कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है एज अ टीम, ओके। यहां पर क्लब पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट मुशफिकुर रहीम है, इसने रिटायरमेंट ले लिया ओडीआई से और ये कह रहा है कि मैं टेस्ट खेलता रहूंगा। फकुर ठीक है, जो भी है मेरे भाई, मुशफिकुर रहीम इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। रहीम ने भाई रिटायरमेंट ले लिया, ये बांग्लादेश के एक प्रोमिनेंट क्रिकेटर है और ये कह रहे हैं यहां पर कि ये ओडीआई नहीं खेलेंगे और ये टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। इवन ये जो डिसीजन आया है, इनका अर्लियर रिटायरमेंट रहा था T20 इंटरनेशनल से, T20 से पहले ले लिया, अब ओडीआई से ले लिया, कह रहे कि टेस्ट खेलेंगे। स्टीव स्मिथ ने अभी रिटायरमेंट ले लिया, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो ये जो क्रिकेटर्स हैं इनके एटलीस्ट नाम याद रखिए, कहां से मेरे भाई, ये जरूर याद रखिए, ओके। ऑस्ट्रेलियन टेनिस लीजेंड है फ्रेड स्टॉल, इनका निधन हो गया, ये 86 वर्ष के थे, ठीक है, 86 वर्ष के थे मेरे भाई ये, ठीक है। तो फ्रेड स्टॉल की बात करें, 2 बार के मेजर विनर है ये, मेंबर रहे 3 डेविस कप विनिंग टीम के। इन्होंने यूएस ओपन जीता था 1966 में, ओके। इन्होंने 10 मेंस डबल टाइटल जीते थे ग्रैंड स्लैम एट फ्रॉम 1962 टू 1969, मतलब 1962 से 1969 तक इन्होंने 10 मेंस डबल्स टाइटल जीते थे, ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है। वहां पर इन्होंने 7 मिक्स डबल टाइटल भी जीते थे, बाप रे बाप, कैसे नहीं याद रखेंगे मेरे भाई। इन्होंने जॉन न्यूकॉम्ब को हराया था इन द फाइनल और फिर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी, गजब मेरे दोस्त, तो है कि नहीं बड़े भाई, मतलब बड़े प्लेयर। और अब ये बड़े प्लेयर मेरे भाई राधे राधे करेंगे, ओके। ऑस्ट्रेलियन टेनिस लीजेंड फ्रेड स्टॉल का निधन हो गया, बड़ी न्यूज है दोस्त, बड़ी न्यूज है, ओके। सो आज के सेशन की लास्ट न्यूज, 7 मार्च को हर साल जन औषधि दिवस मनाया जाता है। एक योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ओके। और उसके अंतर्गत मेरे दोस्त प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र खोले जाते हैं, जिनको आप फार्मेसी बोलते हो, ओके, जहां पर आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती है अफोर्डेबल प्राइस पे, ओके। तो हर साल यानी कि आज आपका 7 मार्च को जन औषधि दिवस है, कल को इंटरनेशनल वीमेंस डे भी है, हर साल 7 मार्च जन औषधि दिवस, इसको याद रखिएगा, हर साल 1 मार्च को ये बनाया जाता है। और सिंपल शब्दों में बोलूं तो समय हो चुका है, तो मैं सेशन यहीं पर करूंगा क्विट मेरे दोस्त। बस इतना याद रख सकते हो, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये 2008 में लॉन्च हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा, ओके, सेंट्रल फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ कोलैबोरेशन में। इसका पर्पस क्या है, वो है अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी मेडिसिन देना। ये स्कीम कम से कम 10 बार पढ़ चुके होंगे हम लोग, ठीक है। कौन से केंद्र खोले जाते हैं, कितने केंद्र हो चुके हैं, कितने का टारगेट है, ये सारी चीजें बात की बात है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, इस योजना में ये फार्मेसी खोली जाती है, ओके। तो ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मेरे भाई।
भाई, ये 10 तारीख से मेरा बैच शुरू हो रहा है सुदर्शन बैच इज अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो। आप वॉरियर प्रो ज्वाइन कर लीजिए, Y168 कोड लगा लेना, 1420 रुपए का आपको पड़ेगा, ये रिफंडेबल है। यस, आज अगर आप एनरोल करेंगे आपको 100% आपके सिलेक्शन के बाद इसकी जो मनी है मेरे दोस्त वो रिफंड कर दी जाएगी। दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, ओके। यूज कोड Y168, ओके। बाकी विनर्स और रैंकर्स बैच भी आपके शुरू हो चुके हैं। विनर्स बैच 5 मार्च से शुरू हुआ है और रैंकर्स बैच आपका 6 मार्च से शुरू हुआ है। इसमें मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाता हुआ दिखूंगा, ओके। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू कैन टेक बैंक महापैक, अगेन कोड आप Y168 यूज कर सकते हैं। दिस इज एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज फॉर SBI क्लर्क मेंस ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको क्लर्क के 15 टेस्ट, पीओ के मेरे दोस्त आपको 15 टेस्ट, RBI गवर्नमेंट स्कीम के 15 टेस्ट, 20 स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट मिलते हैं। अगेन कोड Y168 आपको यूज करना। मैम आइए एक बार जरा बच्चों को जरा बताइए कि आज हम लोग किस मुहिम के साथ यहां से जुड़ रहे हैं। देखिए मैम माइक बिल्कुल, देखिए आपको हम 2-3 दिनों से बार बार बता रहे हैं, आज हम सभी का डी डे है। SBI PO का कल आपका एग्जाम लगा हुआ है और आज के दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है जो हमारी टीम लेकर आ रही है। ये अभी सुबह 9 बजे से, मतलब ठीक 1 घंटे बाद जो है ये सेशन की शुरुआत होने वाली है। तो आप इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखें कि ये सेशन में आप सभी को जुड़ना है। और ये सेशन का नाम रखा गया है गेस्ट पेपर। और जितनी मेहनत कर रही है ना टीम, मतलब वो इनफैक्ट सर मैं और आप हम देख के कितने ज्यादा शॉक हो चुके हैं कि आ गया हाँ, पूरी जान लगा दी है सभी ने इसमें। तो ये कोशिश करेंगे कि यार इसको कोई भी मिस आउट कर ही नहीं सकता। मेरा तो कहना है कि इसके बाद पहले तो मैडम के सेशन में जुड़ जाओ एडिटोरियल में, और उसके बाद 9 बजे तो तुम्हें जुड़ना ही जुड़ना है आज, क्योंकि जब स्पेशल क्लास लिखी है तो देखो मैंने भी रिवीजन कराया, मैम भी कुछ स्पेशल लाई है। हाँ। तो सब ही सेशन में आपको आज कुछ ना कुछ बढ़िया मिल रहा है। तो कोशिश ये करना कि आज एडिटोरियल जैसी कंप्लीट हो 9 बजे तो ब्रेकफास्ट करा के मेरे दोस्त पैरेलल सेशन के पहले बैठ जाना, कि अब उठना नहीं है, क्योंकि 9 बजे से ये जो होने वाला है ना, मैं बोल रहा हूं, हमेशा से कहता हूं मैं कि इतिहास यहां से हम लिखते हैं और इस बार एक और इतिहास लिखा जाएगा और बेहतरीन तरीके से लिखा जाएगा। आप हम लोगों के प्रयासों को देख सकते हैं ना, और परिणाम मेरे दोस्त हम आपको बेहतर दिखाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट मैम, लास्ट विश। अरे नहीं, सभी को ऑल द बेस्ट। और अभी तुरंत से आएंगे आप एडिटोरियल के सेशन में।